वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ डॉक्टर सारिका नागर और आज अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रोटेशनल रिजिटर या रिजिड रोटेटर जिसे कहा जाता है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम पढ़ते हैं जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। हमें ये पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होता है, अलग अलग रीजन के अंदर क्या करता है, रेडिएशन का एब्जॉर्ब करता है और उस आधार पर हम उसको नाम देते हैं। जैसे कि अगर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन यूवी रीजन में होता है या यूवी रेडिएशन का अवशोषण किया जाता है और उसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रा मिलता है तो हम उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और प्राप्त स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है, प्राप्त स्पेक्ट्रा कहलाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इसी प्रकार से आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका सेकंड नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होगा वह मॉलिक्यूल क्या करता है, वह मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है और माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है, हाई एनर्जी लेवल में जाता है, वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल में आता है। तो उस दौरान मॉलिक्यूल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं या मॉलिक्यूल में रोटेशन होता है। तो मॉलिक्यूल में रोटेशन के फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होती है। तो इसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहते हैं क्योंकि कौन से रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है, माइक्रोवेव रेडिएशन का। कौन से रीजन के अंदर, माइक्रोवेव रीजन के अंदर। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। और स्पेक्ट्रा कहलाता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा और इसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि मॉलिक्यूल क्या करेगा, माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रोटेट करता है और उसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रा मिलता है। इसलिए उसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो भी स्पेक्ट्रा मिलेगा उस स्पेक्ट्रा को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे घूर्णन स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये होती है ओवरऑल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब कंडीशन क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ये होती है कि कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं और कौन से नहीं। तो आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है, दो तरह के मॉलिक्यूल होंगे। एक वह मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल चेंज होता है या डाइपोल मोमेंट पाया जाता है और दूसरा जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता या डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl हैं, HBr हैं, H2O है, इस तरह के कुछ पोलर्स मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु जो होते हैं जिसमें चेंज इन डाइपोल होता है या उसके ध्रुव आघूर्ण के अंदर चेंज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है, जो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। प्रकृति कैसी होगी, नॉन पोलर या अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, H2O2 इनर्ट नेचर वाले, ये क्या है, नॉन पोलर, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होंगे। तो ये तो है इसकी कंडीशन, कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा कौन नहीं देगा। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं आगे। हमारा जो टॉपिक है आज वो है रिजिड रोटेटर के बारे में कि रिजिड रोटेटर क्या होता है। हमें ज्ञात करना है रिजिड रोटेटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। उसके बाद हम देखेंगे रिजिड रोटेटर की एनर्जी, उसके बाद में चेंज इन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी गैप क्या होगा, और उसके बाद में देखेंगे उसकी जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उस स्पेक्ट्रा की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिजिड रोटेटर के बारे में। देखो रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का जनरली मतलब होता है दृढ़, जो टफ हो, जो दृढ़ हो, मजबूत हो। तो रिजिड रोटेटर का मतलब होता है कि ऐसा रोटेटर जिसको रोटेट करने पर भी उनकी जो लंबाई होती है या चेंज इन लेंथ होती है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो दृढ़ होता है बिल्कुल। तो उसे हम कहते हैं रिजिड रोटेटर। जैसे कि मान लो ये एक रोटेटर है,
इधर एक लगा हुआ है बॉल, इधर लगी हुई है दूसरी बॉल, दोनों बॉल एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ी हुई है, ठीक है। इनके बीच की लेंथ है L। अब इसको जब रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट होता है या फिर इस तरह से रोटेट करेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा देने के लिए माइक्रोवेव रीजन के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वैसे की वैसी बाद में ही भी रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, चेंज कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो चेंज हुआ। इनके बीच की जो लेंथ थी वो एज इट इज़ ही है, समान ही है, जो घूर्णन से पहले थी वो घूर्णन के बाद भी है। तो इस प्रकार के रोटेटर को हम क्या कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहा जाता है। मतलब जब घूर्णन करेगा गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष, तो घूर्णन करने पर भी इनकी जो लंबाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे रिजिड रोटेटर को लेकर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। हम क्या करेंगे, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे और उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या मानेंगे, एक रिजिड रोटेटर मानेंगे। हम ये मानेंगे कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके दोनों एटम, दो एटम जो है दो गोले की तरह हैं और दोनों क्या हैं, एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर। जब इसको रोटेट करेंगे तो उसके अंदर जो दो गोले हैं या जो दो एटम हैं उनके बीच की लेंथ चेंज नहीं होगी, इसलिए वो रिजिड रोटेटर की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कितने एटम होंगे, दो एटम होंगे। जैसे कि ये दो एटम है और दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसके अंदर रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, तो उसके बावजूद भी इसके अंदर लेंथ चेंज नहीं होती हैं। इसलिए वह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ रिजिड रोटेटर। क्लियर। तो हम पढ़ते हैं रिजिड रोटेटर और उसकी डेरिवेशन। तो देखना अब रिजिड रोटेटर की डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, बस आप इसको आराम से समझते जाना। जैसे मान लो एक रिजिड रोटेटर हम ले रहे हैं, ये एक रिजिड रोटेटर है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रों से, सेंटर से आपस में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक बीचों बीच क्या है, ठीक बीचों बीच एक गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, एक गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। इन दोनों के बीच की जो लेंथ अगर देखी जाए कि इनके बीच की लंबाई कितनी है, तो देखो दोनों के बीच की लंबाई टोटल r है। ठीक है, r इसकी टोटल लंबाई है। अगर पूछा जाए गुरुत्व केंद्र से एक जो गोला है या एक एटम है उसका द्रव्यमान m है और इसकी गुरुत्व केंद्र से लंबाई r1 है, तथा दूसरा गोला या दूसरा एटम जिसका द्रव्यमान m2 है, इसकी गुरुत्व केंद्र से लंबाई कितनी है, r2 है। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि r1 जो है वो r1 प्लस r2 होता है। क्लियर। टोटल लंबाई किसके बराबर है, r1 और r2 के बराबर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुरुत्व केंद्र के दोनों तरफ द्रव्यमान तथा इनकी जो लंबाई है, लेंथ है, उनका गुणा भी बराबर होता है, संतुलित होता है, बैलेंस होता है। हम ये क्या कह सकते हैं, m1 r1 इक्वल टू होता है m2 r2 के। किसके तरफ, गुरुत्व केंद्र से ये संतुलित होते हैं या इनमें बैलेंस रहता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें डेरिवेशन निकालना है। इससे पहले देखो, जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसका मान क्या रहेगा रिजिड रोटेटर के लिए, ये मान होता है m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 दे रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर और ध्यान रखना, देखो ये r1 और ये r2 दोनों इक्वल है। गुरुत्व केंद्र से इस तरफ जाओ तो r1, इस तरफ जाओ तो r2, मतलब r1 इक्वल टू r2 होता है, r1 इक्वल टू r2 होता है। ठीक है, हमें ये चीज़ याद रखनी है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में लिख लेती हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि I इक्वल टू, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको थोड़ा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या थोड़ा उसको बढ़ाते हैं। कैसे, ये जो r1 है ये इसका लिखा हुआ क्या है, r1 स्क्वायर। मैं इसको दो बार भी तो लिख सकती हूँ, r1 स्क्वायर को r1 तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, मैं लिखूँगी m1 r1, इसको मैं लिख सकती हूँ m2 r2। क्लियर, इस तरह से लिख दिया। इक्वेशन नंबर 5 मैंने इसको नाम दे दिया, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हमें ये पता है कि r1 r2 के बराबर होता है। तो मैं r1 की जगह r2 लिख सकती हूँ, r2 की जगह r1 लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगी,
ये एक R1 है और दूसरा R1 की जगह मैं R2 लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से M2 है और R2 है और दूसरे R2 की जगह इक्वेशन 4 से मैं R1 लिख रही हूँ। क्लियर। अब इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ है, देखो R1 R2 R2 R1, मतलब R1 R2 कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा R1 R2 M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इक्वेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना इक्वेशन नंबर 6 को, क्योंकि हम जो आई का मान निकालेंगे वो इक्वेशन नंबर 6 से ही निकालेंगे। हमें अब करना क्या, हमारी जो डेरिवेशन स्टार्ट हुई है, हमें क्या करना है, हमें देखो R1 का मान ज्ञात करना है, R2 का मान ज्ञात करना है और दोनों मान को इक्वेशन 6 के अंदर रखना है, हमारी डेरिवेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम R1 और R2 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो आपको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है कि R1 और R2 का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, और हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 1 की भी। क्लियर। तो आप ऐसे याद रखोगे कि इक्वेशन जो 6 हैं उसके अंदर R1 R2 का मान चाहिए, हम हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, इक्वेशन नंबर 1 की। क्लियर। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिलता है, M1 R1 इक्वल टू M2 R2, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम क्या करेंगे, हमें काम करना है, एक तो R2 का मान बदलना है और दूसरी बार हमें R1 का मान बदलना है। कैसे, किसकी हेल्प लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें R2 चाहिए, क्या चाहिए, R2। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ R2 इक्वल टू R माइनस R1 भी तो लिख सकती हूँ। क्लियर। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर, इसको मैं दे देती हूँ 7, इसको देती हूँ इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, R2 का मान, और ये R2 का मान क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखो R2 का मान फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से कहाँ लगाना है, इक्वेशन नंबर 7 में रखने पर, 7 में रखना है। तो क्या आएगा, M1 R1 M2 और R2 का मान क्या है, R माइनस R1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हो गई है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अपन ओपन करते हैं, तो आएगा M1 R1 M2 R1 इक्वेशन नंबर 10। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर इस साइड में देखो तो R1, इस साइड में देखो तो R1, दोनों कॉमन है, तो दोनों को हम एक साइड ले जाते हैं। तो अगर दोनों को एक साइड ले जाए तो मैं देखो M2 को मैं यहाँ ले आती हूँ, M2 R, और इसको मैं वहाँ ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा M1 R1 M2 R1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 11। अब देखो ये कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, M2 R इक्वल टू, इसको R1 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा R1 M1 प्लस M2 इक्वेशन नंबर 12। क्लियर। हमें क्या निकालना था मान, हमें तो निकालना है मान R1 का। तो देखो यहाँ से R1 का मान प्राप्त होगा, R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू आ जाएगा M2 R, उसके बाद में M1 प्लस M2, ये किसका मान निकल गया, इक्वेशन नंबर 13 के अंदर हमें R1 का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। इक्वेशन 6 में हमें मान लगाने थे R1 R2 के, तो R1 का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमारा काम क्या बचा, R2 का मान ज्ञात करना। हेल्प किसकी लेनी है, इन्हीं दोनों इक्वेशन की लेनी है, 1 और 2 की। तो वापस आ जाओ, अब हम लेते हैं वापस इक्वेशन नंबर R2 का मान ज्ञात करना है, R1 का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो वापस इक्वेशन नंबर 8 में जाते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें पता है क्या होती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होती हैं। इस बार हमें किसका मान रखना है, देखो पहले तो हमने R2 का रखा था, इस बार हमें R1 का मान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ R1 इक्वल टू R माइनस R2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 14, ठीक है। ये R1 का मान हमें मिल गया। हमें क्या करना है, वापस इक्वेशन नंबर 7 जो है उसके अंदर हम क्या रखेंगे, R1 का मान रखेंगे और फिर हम ज्ञात करेंगे R2 का मान। तो ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 पुट द वैल्यू, किसकी वैल्यू रखनी है, R1 की, इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 7 के अंदर। इक्वेशन 7 में हमें मान रखना है, इक्वेशन 14 से लेना है R1 का मान। तो ये आएगा M1 और R1 का मान क्या है, R1 का मान है R2, R माइनस R2। उसके बाद में सामने क्या लिखा हुआ है, M2 और R2। क्लियर, ऐसे ही लिखा हुआ है। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपके 15। अब इसको ओपन करें, M1 R
M1R2, ये क्या होगा M2R2, इक्वेशन नंबर 16। अब क्या करें, R2 और R2 कॉमन है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा M1R2 प्लस M2R2, इक्वेशन नंबर 17। क्लियर, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में समझते जाओ। क्या करना है, R2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, R2 को कॉमन लेना है, ठीक है। R2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा M1R, ये आएगा आपके R2 M1 प्लस M2, ठीक है। हमें मान ज्ञात करना था R2 का, तो ये आ गया R2 M1R M1 प्लस M2। क्लियर, इक्वेशन नंबर 18। तो देखो इक्वेशन नंबर 13 से हमें मान मिल गया R1 का, इक्वेशन नंबर 18 से मान मिल गया R2 का, और हमें क्या करना है, इन दोनों मानों को R1 और R2 को कहाँ रखना था, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड इक्वेशन 18 से R1 और R2 का मान कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो I का मान क्या हो जाएगा, मैं देखो इसको इस पेन से लिख रही हूँ, आपको समझ में आएगा। इधर क्या है R1 का मान, R1 क्या है M2R M1 प्लस M2, ठीक है। उसके बाद डॉट गुणा में क्या है R2 का मान क्या है M1R M1 प्लस M2, क्लियर। फिर गुणा में क्या है M1 प्लस M2, क्लियर। ये है इक्वेशन नंबर 6 में हमने मान रख दिए। अब क्या करो, देखो M1 प्लस M2 और इधर भी M1 प्लस M2, मैं चाहूँ तो इसको 1/1 भी लिख सकती हो, ऐसे भी सही होता है। तो ये कट गए दोनों मान, बचा क्या, आपका जो मान बचा है वो है एक तो M1 और एक M2, आप M2 पीछे लिखो आगे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये M1 M2 हो गया, और RR क्या हो गया, RR R स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है, नीचे है M1 प्लस M2, क्लियर। तो ये मान प्राप्त हो गया होगा, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का मान इस विधि से मिल जाता है। ये हमें मान मिल गया। इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि ये जो मान होता है कौन सा, ये देखो M1 M2 प्लस M1 प्लस M2, इसे बोलता है रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास, या इसे हम कहते हैं समानित द्रव्यमान, और इसका मान किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। तो मैं इस मान की जगह M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू भी लिख सकती हूँ। तो ओवरऑल मुझे मान क्या मिलेगा, म्यू R स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हुआ ओवरऑल मान, जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण का मान। किसके लिए ज्ञात किया हमने, रिजिड रोटेटर के लिए। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव करता है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण या इनर्ट ऑफ मोमेंटम का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का मान इस विधि से प्राप्त हुआ। क्या है, I इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया आपको रिजिड रोटेटर क्या होता है या दृढ़ घूर्णक का क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आगे इसकी एनर्जी के बारे में, हमें निकालनी है इसकी एनर्जी, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है एनर्जी के बारे में। इसको एक बार आप सेल्फ हाथ से करेंगे, खुद लिखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी, बहुत ही ईजी तरीका है। तो नेक्स्ट है अपना एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी। किसकी एनर्जी, रिजिड रोटेटर की एनर्जी के बारे में अपन बात करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी को लेकर, रिजिड रोटेटर की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के बारे में। तो देखो रिजिड रोटेटर की एनर्जी के लिए, या डायटोमिक मॉलिक्यूल जो रिजिड रोटेटर की तरह व्यवहार करता है, उसकी एनर्जी का जो व्यंजक निकाला जाता है वो हमने लिया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये जो एनर्जी व्यंजक निकला है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो जूल के रूप में होता है। मतलब उसकी एनर्जी का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये जूल के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब एक और आपको पता है, प्लांक के रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि एनर्जी का मान किसके बराबर होता है, h म्यू के बराबर होता है। जहाँ h क्या है, h प्लांक कांस्टेंट है, v क्या है, v को कहते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहा जाता है। मैं इसको लिख रही हूँ इक्वेशन नंबर 1। हमें ये भी पता है कि आवृत्ति का मान किसके बराबर होता है, आवृत्ति जो होती है वो c/λ होती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेली इक्वल टू hc/λ। जहाँ c क्या है, c होता है प्रकाश का वेग, और लैम्बडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होती है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं hc 1/λ, क्लियर। और 1/λ का मतलब क्या होता है,
वेव नंबर। इक्वेशन में देखो चेंज ये कर रहे हैं कि जो hc का मान है इसको मैं इसके नीचे लेके जा रही हूँ, तो मैं इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, इसको क्या लिया इसके नीचे ले आई और ये मिल गया 1/λ। और हमें पता है कि 1/λ का मान क्या होता है, तरंग संख्या के बराबर होता है, और तरंग संख्या का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मान हो जाएगा डेली अपॉन hc तरंग संख्या, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने क्यों किया है, हमने ओवरऑल इसलिए किया है कि जो एनर्जी का मान है रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटेटर युक्त मॉलिक्यूल के लिए उसका मान जूल के अंदर था, हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रिजिड रोटेटर की जो एनर्जी निकाली जाती है वो वेव नंबर के रूप में ज्ञात की जाती है, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरा देखो ये जो जूल में फॉर्मेट दे रखा है उस पूरे फॉर्मेट को सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो डेली है एनर्जी है और यहाँ पे भी ये क्या एनर्जी है, तो हम इसकी जगह इसका मान लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 का मान लिखेंगे, कहाँ पे, एनर्जी की जगह। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, एनर्जी का जो मान है ये जो मान दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसका मान किसमें लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का मान पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसका मान लगा देना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये डेली की जगह मैं लिख रही हूँ h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर i, ठीक है। उसके बाद में मान क्या है j प्लस 1 अपन में क्या आ जाएगा hc, ये कहाँ से आया, ये hc यहाँ से आया, ठीक है, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू तरंग संख्या, इक्वेशन नंबर इसको हम 3 ले लेते हैं, क्लियर। अब क्या करना है, अब देखो h इधर भी है और h इधर भी है, मतलब h कॉमन है तो इसको काट दो, तो क्या बचेगा, इसको मैंने काट दिया, बचा h 8 पाई स्क्वायर i j प्लस 1 इक्वल टू तरंग संख्या, इक्वेशन नंबर हो गई है 4th, ठीक है, कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर ये 4th कहलाती है। अब आपको क्या करना है, अब ये जो मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे हमें, तो सी भी तो है, ये रसी, इसको यहाँ पे लिख रही, सी भी तो है, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये जो आपको मान दिख रहा है h/8 पाई स्क्वायर i c, ये मान कौन सा, h/8 पाई स्क्वायर i c, ये मान जो है वो एक स्थिरांक के रूप में लेते हैं जिसे हम कहते हैं b, इसका नाम है घूर्णन स्थिरांक या रोटेशनल कोएफिशिएंट। तो हम इक्वेशन नंबर 4 में इसकी जगह किसका मान लिख सकते हैं, इस b का मान लिख सकते हैं जिसे रोटेशनल कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ b j प्लस 1, इसका मान है ये तरंग संख्या का मान है, और ये तरंग संख्या के रूप में क्या है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी कैसे, क्योंकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर रिजिड रोटेटर जो होता है उसकी एनर्जी हम किस फॉर्म में निकालते हैं, तरंग संख्या या वेव नंबर के रूप में निकालते हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल उसकी एनर्जी है। तो देखो मैं इसको इक्वेशन को जो नंबर 5 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, EJ इक्वल टू बी जे प्लस 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये रिजिड रोटेटर की एनर्जी है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बी जे प्लस 1, जहाँ बी क्या है, घूर्णन स्थिरांक का मान है, और जे क्या है, जे होता है इसके अंतर्गत घूर्णन क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर या घूर्णन क्वांटम संख्या का मान होता है। तो इस विधि से हम निकालते हैं एनर्जी का मान। एनर्जी का मान आपको ऊपर समझ में आ गया। अब आप एक काम करना, इसको याद रखना, EJ इक्वल टू बी जे प्लस 1। अब हम एक काम करेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद में जब मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा, चेंज इन एनर्जी क्या होगी उसका मान को फाइंड करेंगे। हर एक स्पेक्ट्रिकल लाइन की एनर्जी क्या होगी उसके मान को फाइंड करते हैं। तो अब आता है सेकंड और थर्ड नंबर का आपका टॉपिक, जिसका नाम है चेंज इन एनर्जी। एनर्जी के अंदर कितना चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन एनर्जी। रोटेशनल स्पेक्ट्रा या रिजिड रोटेटर के अंदर जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो कैसे मिलेगा, उसके एनर्जी लेवल्स क्या है, एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में हमें देखना है।
तो देखो सबसे पहले कि हम एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये कोई एनर्जी लेवल है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर जाते हैं। ये क्या है, J इक्वल टू, ये अलग अलग क्वांटम्स नंबर हैं जहाँ इनकी अलग अलग एनर्जी होगी। J1 है, ये J2 है, ये J3 है और ये J4 है। अब यहाँ पे आएगी इनकी अलग अलग एनर्जी, ठीक है। तो अब हमारे पास एनर्जी का जो कोफिशिएंट, एनर्जी का जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, EJ इक्वल टू बी J प्लस 1। ये क्या होता है, इसका मान है। हमें देखना है कि अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे J क्वांटम संख्या 0 है तो 0 मान लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसे। तो EJ बराबर 0 का मान कितना होगा, तो ये J कितना है आपने देखा 0, उसके बाद ये 0 प्लस 1 कितना मान आया इसका, 0 प्लस 1 1, उसके बाद में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 इसका मान हो जाएगा। तो क्या मान है, 0 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब ओवरऑल जो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर है, रोटेशनल इसके अंदर रोटेशनल नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशनल एनर्जी का या माइक्रोवेव रीजन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का घूर्णन नहीं हो रहा है, तो उस एनर्जी लेवल की एनर्जी भी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। उसे कहते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। इसी प्रकार से EJ इक्वल टू 1 है, इस बात क्या है, एनर्जी क्वांटम नंबर का मान 1 है। तो हम इसके अंदर ये जो का फॉर्मूला है, इसके अंदर किसका मान रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे। तो J का मान 1 रखेंगे तो मान क्या आएगा, B J1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2B। तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स इस एनर्जी लेवल की एनर्जी है। इसी प्रकार से EJ इक्वल टू 2 करेंगे तो J का मान कितना है 2, ऐसे देखा आप इसको। तो अब मैं क्या लगाऊंगी, B J की जगह लगाऊंगी 2 प्लस 1 कितना आया, 2 प्लस 1, J की जगह हमने क्या लिख दिया 2, तो 2 और 1 3, और 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6, तो 6B सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसी प्रकार से EJ इक्वल टू क्या है 3 है, तो मान क्या आएगा, इधर 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और 4 और 3 कितना होता है 12, तो 12B सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला अलग अलग एनर्जी लेवल्स के एनर्जी मान, एनर्जी वैल्यू। तो ये हो गए इसके एनर्जी वैल्यू। 0 पे है तो क्या है, देखो 0 पे है तो 0 ही है। उसके बाद में J क्वांटम नंबर 1 है तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद में कितना है 6B सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद में 2B फिर 6B 2J प्लस 1 2 6, ठीक है। उसके बाद में 12B सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसकी एनर्जी लेवल के अलग अलग क्या हो गए, हमें मान प्राप्त हो गए। जब हमने 0 मान रखा तो टोटल 0, जब 1 मान रखा तो देखो 1 और 1 प्लस 2 इंटू 2 हमने मान रखा 2, तो 2 प्लस 1 कितना 3 और 3 इंटू 6, उसके बाद में 3 मान रखा तो 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 3 12। तो ये क्या है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल है जिसकी क्या है एनर्जी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एनर्जी गैप कैसे निकालते हैं। दो एनर्जी लेवल है, उनके बीच का एनर्जी गैप, स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स बता रहे हो आपको उसी तरह से आप इसको फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है रिजिड रोटेटर का जड़त्व आघूर्ण देख लिया, उसके बाद में हमने क्या निकाली, इसकी एनर्जी का मान पता चल गया। उसके बाद में जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स है उसकी हमने एनर्जी निकाली, ठीक है। अब हम देखेंगे दो एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, उसके बाद में जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उनकी इंटेंसिटी क्या क्या रहेगी या उनकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या रहेगी। तो अब है इसमें इसका चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा के अंदर परिवर्तन, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो चेंज इन एनर्जी जिसे हम कहते हैं डेली। और डेली किसके बराबर होगा, एक एनर्जी लेवल से जाएगा दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर। तो एक एनर्जी लेवल की एनर्जी तो है 0, तो दूसरे की होगी 1। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एक की J है तो एक की J+1 होगी। कैसे, एक की है J तो दूसरे की क्या होगी J+1, मतलब दूसरे के अंदर आपको +1 ऐड करना है और उसके बाद आपको एनर्जी गैप निकालना है। कैसे, एक बार जब देखना, डेली इक्वल टू, देखो एनर्जी का मान क्या होता है, इसकी एनर्जी का मान इधर क्या लिखना है +1, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा, उसके बाद में ये, अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ B J+1 -B J+1
+1, ठीक है। चेंज क्या करना है वो देखो, J जो है मैंने क्या लिखा +1, तो आप जहाँ जहाँ J है वहाँ पे J+1 लिखेंगे, तो मैं इसको लिखूंगी B J+1 ये ओवरऑल, ठीक है, माइनस BJ J+1। समझ में आया? करना क्या है, जहाँ J है वहाँ पे आप J+1 लिखोगे और ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, एक J और एक J+1 रहेगा। अब ये मैंने क्या किया, = BJ, इस J की जगह J+1 लिखा, इस J की जगह भी J+1 लिखा और ये +1 लिखा, ठीक है। अब क्या है देखो, ये ओवरऑल ये जो पूरा ब्रैकेट है J+1 का, इसमें 1 और 1 कितने हो गए 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ J+1 J+2, क्योंकि 1 और 1 2 माइनस B J+1। क्लियर? अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एनर्जी इक्वल टू, हमें क्या करना है, इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में है तो दोनों को गुणा करते हैं, तो देखो कैसे मान आता है, ये B तो B सेम रहेगा, J को एक बार इन दोनों से गुणा करेंगे और फिर 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे। एक बार J इन दोनों से गुणा करेगा, उसके बाद में क्या करेंगे, 2 जो है वो इन दोनों से गुणा करेगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, देखो J² Z से Z² J की 1 से J प्लस 2 का J से गुणा 2J प्लस J का 2 का 1 से गुणा 2, इनको आपस में गुणा कर दिया, J को एक बार J से एक बार 1 से, फिर 2 को एक बार J से एक बार 1 से, ये हमें इसका मान प्राप्त हुआ, ठीक है। माइनस क्या करना है, हमें इसमें से किसको निकालना है, BJ J+1 का मान हमें माइनस करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको भी अपन गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये मान प्राप्त है Z², फिर ये हो गया J, फिर ये 2J, फिर ये 2 माइनस BJ J+1, इसको भी अपन गुणा करते हैं, तो ये BJ² प्लस J+2J+2 माइनस B, ये क्या मान प्राप्त हो जाएगा इसका, J इसको ऐसे रहने देते हैं, J+1 रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखो J से इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये मान प्राप्त होगा J² प्लस J, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर इसका मान, ये ब्रैकेट के अंदर इसका मान। किया क्या मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, इन दोनों को गुणा कर दिया, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर दिया, तो जो मान हमें प्राप्त हुआ वो यहाँ पे हमें मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, J से ये J कट जाएगा, बीच में माइनस इसलिए, Z² से ये Z² कट जाएगा, बीच में माइनस इसलिए, अब क्या बचा, B 2 और 2J, इसका मतलब हमारे पास बचा 2 और ये B और B दोनों कॉमन है, तो एक बार मैं लिख सकती हूँ इसको 2B प्लस ये प्लस 2J, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2B और 2J, तो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, हम क्या करेंगे अब देखना, ये जो 2B है, देखो ये 2 है और ये 2 है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, B क्योंकि एक स्थिरांक है इसको भी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 2 भी बाहर आ गया, तो इधर क्या आएगा 1 प्लस अंदर क्या है J, तो ये आ जाएगा J, ठीक है, तो ये J मैंने बाहर रख दिया, तो ये टोटल जो आया है हमें मान, इसका मान क्या है, ये एनर्जी का मान प्राप्त होता है। कौन सी एनर्जी, चेंज इन एनर्जी के बारे में, तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, 2B 1 प्लस J लिखो या J+1 लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है, तो 2B = 1 प्लस J, ये मान होता है जिसका, ये मान है चेंज इन एनर्जी, किसके अंदर, रिजिड रोटेटर के अंतर्गत, ठीक है, ये है चेंज इन एनर्जी। अब अपन बात करेंगे लास्ट टॉपिक है इसका, स्पेक्ट्रिकल लाइन जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो उसके लिए क्या करेगा, जो भी रिजिड रोटेटर या मॉलिक्यूल्स होगा वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ग्राउंड लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, तो एनर्जी को इमिट करेगा, छोड़ेगा, त्यागेगा। एनर्जी को जो इमिट करेगा वो एनर्जी का इमिट करने पर हमें क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रिकल लाइंस प्राप्त होगी, और वो जो स्पेक्ट्रिकल लाइन जो होगी उसको हम वेव नंबर्स के रूप में शो करते हैं, किसके रूप में, वेव्स नंबर्स के रूप में, ठीक है। तो उसकी जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी वो अलग अलग प्राप्त होगी, तो कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा J0 से, कहाँ जाएगा, J1 से, ये J0 है और ये J1 है,
इससे यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जब वापस आएगा एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो स्पेक्ट्रा देगा, और स्पेक्ट्रा की होगी इंटेंसिटी, या स्पेक्ट्रा जो है उसकी एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वेव नंबर के रूप में होगी। तो हम निकालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। तो किस प्रकार से निकलेगी इसको आप देखना। जैसे कि मान लो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, BJ प्लस 1 माइनस, अब 0 से 1 के अंदर जाएगा तो BJ प्लस 1, ठीक है। ये BJ प्लस 1 क्या है, ये एनर्जी है, ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी। अब मैं देखो यहाँ लिख लेती हूँ डैश। डैश से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना है। तो जो J है हमें जाना है J0 से J1 के अंदर, कहाँ, 0 से 1 के अंदर। वैसे आप इसी तरह से 1 से 2 भी कर सकते हैं, 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाई एनर्जी लेवल, ये हो गया लो एनर्जी लेवल। तो J डैश हो गया आपका 1 और J हो गया 0। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ J डैश है वहाँ पे 1 का मान, जहाँ J है वहाँ पे 0 का मान लगाना है। तो फ्रिक्वेंसी जो इसकी आएगी वो आएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी जो वेव नंबर के रूप में मिलेगी, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, J की जगह मान लिखूंगी 1 का, ये 1 प्लस 1 माइनस B, उसके बाद में यहाँ पे मान किसका आएगा 0 प्लस 1। क्लियर, कितना मान आया, इसका मान आएगा B 1 और 1 2, ये 2, ठीक है। इसका मान कितना आएगा 0, तो ये कितना मान हो गया, इसका मान हो गया 2B। कितना मान हो गया 2B, और 2B क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर मान आ गया। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा, एनर्जी का एमिट करेगा, स्पेक्ट्रिकल लाइन मिलेगी। उस स्पेक्ट्रिकल लाइन की जो एनर्जी है जिसे हम वेव नंबर के रूप में काउंट करते हैं, वह क्या होगी, वह 2B होगी, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम चलते हैं 1 से 2 की तरफ, ठीक है। तो डैश का मान, J डैश का मान हो जाएगा 2। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, B की जगह मैं क्या लिखाऊंगी, B के पास J डैश की जगह 2, तो ये 2 प्लस 1 माइनस B। अब J की जगह क्या है 1 प्लस 1, कितना आएगा, इधर देखो 2 और 1 कितना है 3 और 2 कितना होगा 6, तो ये 6B। और इधर कितना 1 और 1 2 और ये तो कितना हो गया 2B। तो ओवरऑल इसका मान कितना आएगा, 6B में से 2B गए, ठीक है। B को आप खाली कॉमन ले लो, तो ये आ गया 6 माइनस 2, कितना हो गया 4B। 4B सेंटीमीटर इनवर्स जो है स्पेक्ट्रिकल लाइन की इंटेंसिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, देखो इनके लिए जो मान प्राप्त हुआ आपको वो कितना हुआ, ये हुआ 2B। फिर ऊपर जाओगे तो कितना होगा 4B, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे आएगा 6B, फिर जाओगे आएगा 8B। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर देखो एनर्जी गैप जो दिख रहा है वो बिल्कुल फिक्स है, 2B के बाद 4, मतलब 2 का गैप, उसके बाद 4 के बाद में 6, फिर 2 का गैप। अतः इनके जो स्पेक्ट्रा मिलेंगे, इनके जो स्पेक्ट्रा मिलते हैं उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या रहता है, समान रहता है। ये आपको लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेजिडुअल रोटेटर के अंतर्गत उसका जो स्पेक्ट्रा मिलता है या उसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है उसके अंदर स्पेक्ट्रिकल लाइन के बीच का डिस्टेंस या बीच की जो दूरी होती है वो समान बनी रहती हैं, समान अंतरालों पे होती हैं, मतलब सेम एनर्जी गैप पर होती हैं। जैसे 2B, फिर 4B, फिर 6B, फिर 8B, इस प्रकार से होती हैं। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है या उनके बीच का जो एनर्जी गैप वो क्या रहता है, समान बना रहता है। किसके अंदर, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। जब हम बात करेंगे आगे वाइब्रेशनल की तब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तब आपको ये बात वहाँ पे समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या हुआ था और वाइब्रेशन के अंदर अब क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस तरह से करते जाओगे कम से कम 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगी कि अलग अलग एनर्जी गैप मिल रहे हैं, अलग अलग एनर्जी हमें मिल रही है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हायर क्वांटम या हायर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल से क्वांटम जो रोटेशनल क्वांटम नंबर्स के मान बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन एनर्जी गैप क्या है, समान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक लाइन है जो इन सबको एक्सप्लेन करती है। क्लियर। तो ये है आपके रिजिड रोटेटर या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत रिजिड रोटेटर के बारे में। इसके अंदर थोड़ा टॉपिक बाकी है जो है इसके अंदर इसकी
सिलेक्शंस रूल क्या होते हैं उसके बारे में और एक दो टॉपिक और हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।